हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मेरे पास आप सभी के लिए एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए कि प्लांट्स जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में वो कौन सी गैस को यूटिलाइज करते हैं और कौन सी गैस को एक्सक्रीट करते हैं, मतलब किस गैस को वो यूज करते हैं और कौन सी गैस को बाहर निकालते हैं। देखिए, आप में से जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं उनका आंसर ये रहेगा कि सर प्लांट्स जो है वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तो वो काम में लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को वो बाहर निकालते हैं। बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से पढ़ाया ही रॉन्ग गया है। हमें एक्चुअली पूरी कंसेप्ट क्लियर नहीं है। एक्चुअली हमने ये जाना है कि प्लांट्स जो है वो हमें ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड काम में लेते हैं, तो हमने ये समझ लिया कि वो रेस्पिरेशन के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड को काम में लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दूसरी बात कि रेस्पिरेशन का रियल मीनिंग क्या होता है। रेस्पिरेशन हम बहुत ही इसको एक नैरो फॉर्म में समझते हैं। हम समझते हैं कि जो हम सांस ले रहे हैं बाहर निकाल रहे हैं बस ये रेस्पिरेशन है, जबकि रेस्पिरेशन का ये मीनिंग बिल्कुल भी नहीं होता अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ साइंस। तो एक्चुअली प्लांट्स कौन सी गैस यूटिलाइज करते हैं, कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, इसके अलावा रेस्पिरेशन का रियल मीनिंग क्या है, ऐसे सभी क्वेश्चंस का आंसर आज की क्लास में हम क्लियर करेंगे। तो आज की क्लास के लिए मैं रवि प्रकाश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंसेप्ट वाला ऑफिशियल पर। कंसेप्ट वाला ऑफिशियल में हम 10th क्लास का जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर कर रहे थे उसमें हम रेस्पिरेशन तक आ चुके हैं। तो आज बात करते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऐसे कंटिन्यूअसली इंटरेस्टिंग लेक्चर्स की फॉर्म में आपको सारे आपके चैप्टर्स यहाँ मिलते रहेंगे। तो देखिए, आज की क्लास स्टार्ट करते समय सबसे पहले हम इसी चीज के ऊपर बात करेंगे कि रेस्पिरेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। देखिए, रेस्पिरेशन का जो मीनिंग है वो हम बहुत ही नैरो फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन को हम ये समझते हैं कि जो हम इनहेलिंग और एक्सहेलिंग कर रहे हैं गैसेस की, सिर्फ वही रेस्पिरेशन है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेस्पिरेशन क्या होता है ये समझने के लिए हम बाइक पर बात करते हैं। हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने न्यूट्रिशन स्टडी किया था और न्यूट्रिशन में ये जाना था कि हर ऑर्गेनिजम्स की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो फूड से कंप्लीट होती है। फूड से उसे ग्लूकोज मिलता है, ये ग्लूकोज हर सेल तक सप्लाई किया जाता है। ठीक है, ब्लड एब्जॉर्ब करता है ना, ब्लड एब्जॉर्ब करने के बाद में पूरा फूड कहाँ, सेल्स को सप्लाई कर देता है। अब वहां क्या होना है, अब उस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना है जिससे एनर्जी मिलेगी, और ये जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है इसी को रियलिटी में रेस्पिरेशन कहा जाता है। ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा उसी को रेस्पिरेशन कहेंगे। बस ये है कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उसको अलग अलग तरीके से करते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसके लिए ऑक्सीजन यूज करते हैं, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन यूज करते हैं और उसको कंप्लीटली ब्रेकडाउन करते हैं, उससे उनको थोड़ी ज्यादा एनर्जी मिलती है। जबकि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स इतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि उनका बॉडी डिजाइन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, इसलिए उनको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो विदाउट ऑक्सीजन ही ग्लूकोज को ब्रेक कर लेते हैं। तो ये अलग अलग पाथवेज हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। पर यहाँ पे सबसे पहले बात ये आई कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन एक्चुअली एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें हम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं, ठीक है, जिससे हमें एनर्जी मिले। तो ये होता है रेस्पिरेशन। यहाँ नोट्स में मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, आपके बहुत काम आएगी। स्क्रीनशॉट लेने का मैं आपको टाइम दे दूंगा, नोट करने का टाइम दे दूंगा। अभी एक बार आप समझ लीजिए इसे। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज रेस्पिरेशन। तो डेफिनेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन इज द बायोकेमिकल प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड लाइक ग्लूकोज, कि जितना भी डाइजेस्टेड फूड है इज ब्रोकन डाउन इनसाइड बॉडी सेल्स टू रिलीज एनर्जी। उसका ब्रेकडाउन किया जाता है जिससे आपको एनर्जी मिले इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब ये एटीपी क्या है इसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे, अभी आप इस डेफिनेशन को एक बार ध्यान रखिए। ठीक है, उसके बाद बात करें ब्रीथिंग वर्सेस रेस्पिरेशन, ये दिया हुआ है। तो इसका मैंने अभी आपको बताया कि हम ये समझते हैं कि इनहेल और एक्सहेल करना है वही रेस्पिरेशन है, जबकि वो रेस्पिरेशन नहीं होता, वो तो एक फिजिकल प्रोसेस है जिसे ब्रीथिंग कहा जाता है। उसके लिए जो राइट वर्ड होगा वो होगा ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है ये आप यहां से समझ लीजिएगा। ब्रीथिंग इज जस्ट ए फिजिकल मैकेनिज्म ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड, कि गैसेस का जो एक्सचेंज होता है सिर्फ वो जो प्रोसेस है वो एक फिजिकल मैकेनिज्म है जिसे ब्रीथिंग कहा जाता है। जबकि रेस्पिरेशन इज द एक्चुअल केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी एट द सेल्यूलर लेवल। रेस्पिरेशन जो होता है वो सेल्स के लेवल पे होता है और उससे एनर्जी रिलीज करनी है, ठीक है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बताया था कि उसके लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग पाथवे काम में लेते हैं। ये आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, हम भी इसकी डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन से पाथवेज पॉसिबल हैं। 3 इंपॉर्टेंट पाथवेज बताए हुए हैं। ठीक है, ये देखो, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। तो ये डायग्राम आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल में इसको समझेंगे। तो इसको समझने के लिए मैं देखिए आपको बोर्ड पे ही समझाऊंगा।
बोर्ड पे मेरे हिसाब से आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमें स्टडी करना है रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन की हमने बात की कि ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, दैट मीन्स इट इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसका ब्रेकडाउन करना है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म, चाहे आप सिंपल ऑर्गेनिजम्स की बात करो, चाहे कॉम्प्लिकेटेड बॉडी डिजाइन वाले ऑर्गेनिजम्स की बात करो, सब में जो पहला स्टेप होता है वो सेम होता है। सबकी बॉडी के अंदर पहला स्टेप सेम होता है। वो क्या होता है कि जो ग्लूकोज है इसे कन्वर्ट किया जाता है पायरुवेट में। पायरुवेट में इसको कन्वर्ट करते हैं। पायरुवेट, ग्लूकोज क्या है, ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, जबकि पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो ये इसका थोड़ा थोड़ा देखिए ब्रेकडाउन स्टार्ट हो गया। 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल से ये 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया। इससे थोड़ी सी एनर्जी रिलीज भी होती है। अब सबसे पहले बात करें साइट की, कि ये प्रोसेस कहां होती है। ये वाली प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है। कहां? इन साइटोप्लाज्म। अब पायरुवेट का अलग अलग तरीके से आगे और ब्रेकडाउन होता है। उसमें फर्स्ट मान लीजिए हम ये लेते हैं कि बात करते हैं यीस्ट की। इन यीस्ट, यीस्ट में देखिए ये ऑक्सीजन यूज नहीं करता, ठीक है। सो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में यीस्ट इसे कन्वर्ट करता है इथेनॉल। इथेनॉल में कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। इथेनॉल, ये आप जानते हैं 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं। इथेनॉल के अंदर 2 कार्बन के एटम्स होते हैं, तो इथेनॉल 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। तो ये जो पाथवे है इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, ठीक है। तो ये बिना एयर के ही हो जाता है, इसलिए इसे हम नाम देते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा? एनारोबिक रेस्पिरेशन। फिर से एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल्स है, ये साइटोप्लाज्म में ब्रेक होता है पायरुवेट के अंदर। पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, इससे थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होती है, और उसके आगे की जो प्रोसेस है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग होती है, ठीक है। अब हमने बात करी यीस्ट की, तो यीस्ट के अंदर, क्योंकि यीस्ट क्या है, ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसको ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, इसको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाएगी तो उससे ये काम चला लेगा। तो इसलिए ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन का वेट नहीं करता, एयर का वेट नहीं करता, विदाउट ऑक्सीजन ही ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर लेता है। उससे 2 कार्बन वाला इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है ये ऑक्सीजन की या एयर की एब्सेंस में हो रही है, इसलिए इसका नाम होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अंदर, हमारी जो बॉडी डिजाइन है वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हमारे जैसे हैं, जैसे प्लांट्स हैं और जो दूसरे एनिमल्स हैं, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर भाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हमारी बहुत हाई है। कॉम्प्लिकेटेड जो ऑर्गेनिजम्स है, कॉम्प्लिकेटेड बॉडी डिजाइन वाले, उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स बहुत हाई होती हैं। तो उस हायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, उनको ज्यादा एनर्जी देने के लिए जितना भी ग्लूकोज अवेलेबल है उसका पूरा कंप्लीट जो ब्रेकडाउन है वो करना पड़ेगा, और वो तभी होता है जब ऑक्सीजन अवेलेबल हो, ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन हो। तो जब ऑक्सीजन अवेलेबल होता है तो उस टाइम ये जो ग्लूकोज है ये हम कह सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो ये इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, जिसमें देखिए
6 कार्बन से पहले 3 कार्बन वाला बना था और एट लास्ट जो प्रोडक्ट बना है वो 1 कार्बन मॉलिक्यूल है। साथ में वाटर देखिए बनता है, वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर निकलता है। इसके बारे में हम जब ह्यूमंस में रेस्पिरेशन की प्रोसेस स्टडी करेंगे तब बात करेंगे। और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। अब ये जो प्रोसेस है ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है? ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, सो वी कैन से एयर की प्रेजेंस में हो रही है। सो ये वाली जो प्रोसेस है इसे हम नाम देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ये हो गई एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन ये यीस्ट में होता है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर, और एरोबिक रेस्पिरेशन ये एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी ये एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, तो ये दो अलग अलग तरीके के एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, इनमें जो डिफरेंसेस हैं इसके आगे मैंने टेबल प्रिपेयर कर रखी है, वो भी आपको प्रोवाइड करूंगा। पर पहले एक बीच की कंडीशन और होती है, उसके बारे में हम बात करें कि कई बार क्या होता है, देखिए कि हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स वो इस तरीके से कंप्लीट होती है कि जैसे जैसे हम कोई मेहनत का काम करते हैं वैसे वैसे एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए रेस्पिरेशन ज्यादा करने लग जाते हैं हम, सांस हमारी तेज होने लग जाती है। वो इसीलिए होती है बिकॉज कि जल्दी जल्दी ऑक्सीजन वहां पहुंच सके और जल्दी जल्दी फूड का ब्रेकडाउन कर सके, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर सके। पर कई बार हम जितनी हमारी कैपेसिटी होती है उससे ज्यादा वर्क अगर कर लें, जैसे आपने देखा होगा कई बार मैच खेलते टाइम क्रिकेट के मैचेस के अंदर जो प्लेयर्स वगैरह होते हैं या फुटबॉल वगैरह के मैचेस के अंदर प्लेयर्स को क्रैम्प्स आते हैं। वो क्रैम्प्स इसीलिए आते हैं, वो उसमें क्या होता है कि वो मेहनत करते जा रहे हैं, अब जितनी ऑक्सीजन की सप्लाई हो सकती है उतनी हो रही है, ठीक है, पर एनर्जी जितनी बन सकती है उतनी बन रही है, पर उनको जितनी एनर्जी चाहिए उतनी नहीं बन पा रही। तो फिर सेल्स क्या करती हैं, फिर सेल्स ऑक्सीजन का वेट नहीं करती, वो फटाफट जितनी भी एनर्जी मिले वो फटाफट उसका बिना ऑक्सीजन के ही ब्रेकडाउन ग्लूकोज का स्टार्ट कर देती हैं, जिससे वहां पर एक नया ही प्रोडक्ट बनता है। ये होता है कहां? हमारी मसल सेल्स में, इन मसल सेल्स। मसल सेल्स के अंदर तो ये भी एक टाइप का एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का तो वेट होता नहीं है। तो इसमें क्या प्रोड्यूस होता है? इसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और लैक्टिक एसिड जो है ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो देखिए ब्रेकडाउन तो ज्यादा नहीं हुआ, 3 कार्बन वाले से 3 कार्बन वाला ही है, पर फिर भी थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज हो जाती है और ये एनर्जी काम में ले ली जाती है। पर इससे क्या होता है, ये लैक्टिक एसिड जो है ये क्रैम्प प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जब तक ये कहीं भी कलेक्ट होकर रहेगा ना, वहां पे ये क्रैम्प प्रोड्यूस करता है। तो ये थे तीनों पाथवेज जिनमें अलग अलग तरीके से एनर्जी गेन की जा सकती है। रेस्पिरेशन की 3 अलग अलग पाथवेज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स में देखते हैं हमारे पास में क्या अवेलेबल है। देखिए सबसे पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, डेफिनेशन, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन और ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन, इनमें क्या डिफरेंस है इसका। उसके बाद ये वाला आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, ये सभी मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है कि ग्लूकोज है उससे पायरुवेट, ऑक्सीजन की एब्सेंस में यीस्ट में होता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, ये प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और पायरुवेट जब ऑक्सीजन के बिना हमारी मसल सेल्स के अंदर ब्रेकडाउन होता है तब लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में, यस ये एक चीज रह गई थी सॉरी, कि ये वाली जो प्रोसेस है पायरुवेट में चेंज होने वाली, ये तो साइटोप्लाज्म में होती है, बट ये वाली जो प्रोसेस जिसमें हमारे अंदर कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, ये कहां होती है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, एंड दैट इज व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ अ सेल। पावर हाउस बोलते हैं ना, क्योंकि जो फूड का ऑक्सीडेशन होना है जिससे हमें एनर्जी मिलेगी वो कहां होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। चलिए अब बात करते हैं आगे। तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन का बताया हुआ है, कहां होता है? ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट। ठीक है, अब इसमें देखिए एक बात ये वाली जो प्रोसेस हो रही है यीस्ट के अंदर जिसमें इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी ये प्रोड्यूस हो रहा है, ये वाली जो रिएक्शन है ये पूरी की पूरी जो वाइन इंडस्ट्री होती है, पूरी जो अल्कोहल इंडस्ट्री है उसके लिए काम में आती है, और इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन नाम भी हम अलग से स्पेशली देते हैं। ठीक है, तो ये जो फर्मेंटेशन वाली प्रोसेस है ये उसी के बारे में सारा बताया हुआ है कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, फिर ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही ये इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये वही
जो फ्लो चार्ट था उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। एक स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। उसके बाद यहां पर हम आए तो ये मसल सेल्स का जो मैंने आपको बताया था कि क्रैम्प्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं किसकी वजह से, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से, उसकी बात कर ले तो ये ग्लूकोज साइटोप्लाज्म पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और ये भी ऑक्सीजन की एब्सेंस में लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, चलिए आगे चले। थर्ड नंबर का जो हमने एरोबिक रेस्पिरेशन की बात की थी, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑक्यूर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मोस्ट लिविंग सेल्स। तो मोस्ट जितनी चीजें हैं वो सारी मैंने आपके लिए एक जगह कलेक्ट कर रखी हैं, आप यहां से इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ग्लूकोज है साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है। ठीक है, चलिए आगे चलें। ये आगे देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। इस टेबल का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप एक। डिफरेंस मैं आपको इनमें बता देता हूं, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। साइट ऑफ रिएक्शन, एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेप था मैंने आपको बताया था पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, वो तो होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और सेकंड स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसका कंप्लीट होता है, जबकि ये वाली जो प्रोसेस है पूरी की पूरी साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। एंड प्रोडक्ट्स, एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड में क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट है वो यीस्ट में तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और मसल्स में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एनर्जी यील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन में मासिव अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब 38 एटीपी पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपको मिलता है, जबकि इसमें बहुत कम अमाउंट में एनर्जी मिलती है, सिर्फ 2 एटीपी पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। यहां पे एक ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल से आपको 38 एटीपी एनर्जी मिलती है, जबकि इसमें सिर्फ 2 एटीपी प्रोड्यूस हो पाते हैं। एटीपी अभी बताऊंगा मैं आपको। ऑर्गेनिजम्स, ये कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, मोस्ट ऑफ द जो कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी डिजाइन कॉम्प्लेक्स होता है, ज्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। ठीक है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन किसमें होता है, यीस्ट में, कुछ बैक्टीरिया में और कुछ इंटरनल पैरासाइट्स में। तो ये है हमारे डिफरेंसेस किसके किसके बीच में, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में। अब चलिए हम बात करते हैं एटीपी और एडीपी की। देखिए एडीपी, ए फॉर एडिनोसिन, डी फॉर डाई एंड पी फॉर फॉस्फेट। डाई जो वर्ड है उसका मतलब होता है 2। इसका मतलब यह है कि ये जो एडिनोसिन डाई फॉस्फेट है इसमें फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब जैसे ही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी जरूरी नहीं कि हाथों हाथ काम में ली जाए, नहीं, वो एनर्जी स्टोर की जाती है। वो एनर्जी स्टोर किस फॉर्म में की जाएगी कि जो एडीपी है उसके साथ में एक फॉस्फेट और जुड़ता है। क्या जुड़ता है, एक फॉस्फेट और जुड़ता है, और साथ में ये जुड़ेगा किसकी प्रेजेंस में, एनर्जी की प्रेजेंस में। तो एडीपी के साथ एक फॉस्फेट और कंबाइन हो जाता है एनर्जी की प्रेजेंस में, और ये बना देता है एटीपी। टी फॉर ट्राई, ट्राई मतलब 3। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मतलब उसमें 2 फॉस्फेट थे, और ये बन गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब इसमें 3 फॉस्फेट है। अब देखिए ये क्या है, ये एक तरीके से सेल की एनर्जी करेंसी है। ठीक है, क्योंकि जितनी भी एनर्जी सेल के पास में सेव रहती है वो इसी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में रहती है। ठीक है, और जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो ये एटीपी जो है इसका ब्रेकडाउन होता है वापस फिर से, तो इसका जो टर्मिनल फॉस्फेट है, जो लास्ट वाला फॉस्फेट है, वो हट जाएगा और उससे 30.5 कितना, मतलब जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो ये एडीपी प्लस फॉस्फेट इनमें डिवाइड होगा और साथ में इससे 30.5 किलो जूल पर मोल इतनी एनर्जी इससे फ्री होती है। ठीक है, ठीक वैसे जैसे एक बैटरी है, उस बैटरी की एनर्जी को
हम अलग अलग तरीके से काम में ले सकते हैं। जैसे बैटरी है, उसको हम कहीं पे हीट प्रोवाइड करने में काम में ले सकते हैं, कहीं लाइट एनर्जी प्रोवाइड करने में, और कहीं मैकेनिकल एनर्जी जैसे फैन वगैरह चलाने में काम में ले सकते हैं। ठीक वैसे ही ये जो एटीपी है, इसकी एनर्जी को बॉडी अपने अलग अलग तरीके में काम में ले सकती है। जैसे मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में काम में ले सकती है, प्रोटीन के सिंथेसिस में काम में ले सकती है, इसके अलावा नर्व इंपल्सेस जो है वो जनरेट करने में काम में ले सकती हैं। तो बॉडी के जो अलग अलग फंक्शंस हैं वो इस एनर्जी से कंप्लीट होते हैं, एटीपी वाली एनर्जी से। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो किस तरीके से होती है, उनके बारे में बात कर लें। उससे पहले ये एटीपी वाला एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बात मैंने आपको बताई है वो पूरी इसमें शो की हुई है। अब जो हमने जिस क्वेश्चन से स्टार्ट किया था कि प्लांट्स कौन सी गैस यूटिलाइज करते हैं और कौन सी गैस रिलीज करते हैं, उनकी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहा है उनके लिए ऑक्सीजन जरूरी है। तो इसके लिए ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो भी कंटिन्यूअसली होनी चाहिए। और प्लांट्स में हमने पढ़ा था कि जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू। कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है वो स्टोमेटा के थ्रू अंदर और बाहर आती जाती है। इसके अलावा स्टोमेटा के चारों तरफ लार्ज इंट्रामोलिकुलर स्पेसेस होते हैं जिससे एयर की सप्लाई जो है वो उनके अंदर कंटिन्यूअसली बनी रहे। ठीक है, अब उसमें क्या है, ज्यादातर जो पार्ट्स हैं वो एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो वहां पे डिफ्यूजन की प्रोसेस से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इनका एक्सचेंज होता है। ठीक है, पर ये जो डिफ्यूजन है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, मतलब कौन सी गैस किस साइड जाएगी, ये डिपेंड करता है प्लांट की कंडीशन पे और एनवायरनमेंट की कंडीशन के ऊपर। प्लांट की रिक्वायरमेंट्स और एनवायरनमेंट की कंडीशंस क्या होती हैं। पहले हम बात करते हैं डे टाइम की। प्लांट्स में हम डे टाइम की बात करते हैं। तो डे टाइम में देखिए प्लांट्स में दो प्रोसेसेस एक साथ चलती है। नंबर वन प्रोसेस जो है वो उनके अंदर, मान लीजिए हम अभी रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो हम पहले इसी की बात कर लेते हैं, रेस्पिरेशन। तो अभी हमने बात की प्लांट्स में भी कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा कि वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन को काम में लेंगे। और इस रेस्पिरेशन से बनता क्या है, बात की थी हमने, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर, सॉरी और एनर्जी। ठीक है, डे टाइम में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी ये बनेंगे। और साथ में डे टाइम में आपको पता है सनलाइट अवेलेबल होती है, उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस भी होता है। अब फोटोसिंथेसिस में आपको पता है कि प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को काम में लेते हैं। तो यहां बन तो रही है कार्बन डाइऑक्साइड, पर यहां बनते ही, रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनते ही फोटोसिंथेसिस में उसको यूटिलाइज कर लिया जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज में आ गई और उसमें बनता क्या क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या क्या प्रोड्यूस होता है, ग्लूकोज बनता है। और गैस कौन सी प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। अब जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो काफी हाई लेवल पे होती है, बहुत ज्यादा होती है। और रेस्पिरेशन वो उससे कम होता है, और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो यहाँ पे काम में ले ली जाती है और उससे भी ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो डे टाइम में जो मेजर प्रोसेस है वो क्या होती है, ऑक्सीजन रिलीज की जाती है। ठीक है, डे टाइम में ऑक्सीजन रिलीज की जाएगी प्लांट्स में। तो देखिए रेस्पिरेशन की प्रोसेस में तो प्लांट्स भी, प्लांट क्या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, अगर वो ऑक्सीजन काम में ले रहा है, अगर वो एयर काम में ले रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन शो कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन गैस ही काम में लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही प्रोड्यूस करेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो। तो ये कहना कि प्लांट्स जो है वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को काम में लेते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं, ये सरासर गलत है। होता क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वो बनाते हैं वो हाथों हाथ फोटोसिंथेसिस में काम आ जाती है, और मेजर जो प्रोसेस होती है वो ऑक्सीजन रिलीज करने की होती है। इसलिए हम कहते हैं कि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करते हैं।
ठीक है। नाइट में क्या होगा, नाइट में आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस है, ये नहीं होगा नाइट में। तो नाइट में सिर्फ रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी, और रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज में ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की जाती है। तो ऑक्सीजन यूज में ली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर एक्सक्रीट की जाएगी। तो जो मेजर इवेंट नाइट के टाइम में होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना होता है। तो इस तरीके से डिफ्यूजन की प्रोसेस से इनके अंदर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास थी हमें यहीं तक करनी थी, इतना ही हम आज की क्लास में रखेंगे। आगे जो ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, बहुत ही जल्द मिलेगी आपको। अभी अगर इस वीडियो के अंदर पढ़ा हुआ जो भी मैटर है वो आपको समझ में आया है, आपको क्लास अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आगे टॉपिक बाय टॉपिक आपको ये चैप्टर्स मिलते रहें। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द किसी और क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।